नमस्कार दोस्तों, मैं रिपु सर आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज इंटर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स इन तीनों फैकल्टी के लिए जो अनिवार्य विषय होता है, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है हिंदी, उसका पहला चैप्टर हम लेके आ गए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पहला चैप्टर क्या है आपका, बातचीत। बातचीत लिखे कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। बातचीत एक ललित निबंध है और बातचीत ललित निबंध के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और इस चैप्टर के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बातचीत चैप्टर जो है, इसके बातचीत की कला पर विशेष ध्यान दिया गया, विशेष फोकस दिया गया है कि बातचीत होता क्या है। गाँव देहात में लोग कहते हैं कि बोले का लूर भय सब दुख दूर भय। जिस व्यक्ति को बोलने का सही ढंग हो जाता है उसको माने बहुत सारा उसका काम क्या है, आसान हो जाता है। लोग कहता है कि मीठी बोली बोलने वाले का तेजा मार्चा बेचा जाता है और कड़वी बोली बोलने वाले का गुण जो है मीठा वो नहीं बेचाता है। यानी कि बोली का आदमी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बातचीत करने का ढंग जो है, जो शैली जो है, वो आदमी को महान बना सकता है और बहुत बिगड़ा से बिगड़ा कार्य भी क्या हो सकता है, बातचीत के माध्यम से बन सकता है। आप देखे होंगे कि दो देशों के बीच, दो व्यक्ति के बीच, दो समुदायों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद क्या होता है, समझौता होता है, बातचीत होता है। तो क्यों ना माने जो लड़ाई होने के बाद बातचीत होता है, लड़ाई होने के पहले ही बातचीत हो जाए तो क्या हो जाएगा, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसी बातचीत चैप्टर को लेके हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट कौन थे? तो बातचीत शीर्षक ललित निबंध के लेखक थे। यहाँ पे पूछ रहा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है बालकृष्ण भट्ट जी का निधन जो है, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो आप ऑप्शन बी को देख रहे हैं कि 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हो गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान यानी जन्म स्थान कहाँ था? आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और वह एक पेशे से व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और बेनी प्रसाद भट्ट जी क्या थे, एक व्यापारी थे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम बुक में पार्वती देवी दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वरी देवी। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे कि पार्वती देवी जहां लिखा है वहां पर हम टिक करेंगे। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? यहाँ पर परमेश्वरी देवी दिया है, लेकिन आपके हिंदी के बुक में पार्वती देवी लिखा है, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। अगले सवाल को देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से एक व्यापारी थे। यहाँ पर ऑप्शन बी में व्यापारी देख रहे होंगे। अब है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी प्रसिद्ध मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हिंदी प्रदीप। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं कि 1877 में हिंदी प्रदीप का प्रकाशन सितंबर 1877 में शुरू हुआ। यानी कि सितंबर महीने से और 1877 तक यह 1877 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बालकृष्ण भट्ट कितने वर्षों तक हिंदी प्रदीप को चलाते रहे? आप ऑप्शन ए देख रहे हैं 33 वर्ष तक। बालकृष्ण भट्ट ने 33 वर्षों तक क्या किया, इस पत्रिका का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख रचनाकार हैं?
तो युग की बात आती है तो ऑप्शन डी देख रहे हैं कि भारतेंदु युग, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के एक सशक्त निबंधकार और साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध जो है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह मत किसका है? मत का मतलब क्या है? विचार। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कहा था? तो बेन जॉनसन साहब ने कहा था कि मनुष्य के रूप का असली साक्षात्कार कब होगा? जब आदमी बातचीत करेगा तब। तो बेन जॉनसन जो है ऑप्शन सी हो गया। अब आते हैं एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? आप जानते हैं कि असली बातचीत केवल दो लोगों के बीच में ही संभव है, क्योंकि दो लोग जब आपस में मिल के बात करते हैं तो अपने दिल की बात को खुलकर एक दूसरे के सामने रखते हैं, और जैसे ही तीसरा व्यक्ति वहां पे मौजूद होता है उनकी बातचीत की शैली बदल जाती है। तो सीधा सीधी बात यह है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो लोगों के बीच में ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, जब तीन लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अभी हम बताएं कि एडिसन के अनुसार असली बातचीत केवल दो लोगों के बीच में ही संभव है, जैसे ही तीसरा आदमी वहां पर प्रकट होता है, उपस्थित होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, केवल दो दिलों की बात नहीं रहती, वह बात फूहड़पन या रस्म हो जाती है, यानी केवल दो व्यक्ति ही असली बातचीत कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि जब तीन लोग आपस में बातचीत करेंगे तो वह असली बातचीत नहीं हो जाएगा। तीन लोग जब आपस में बातचीत करेंगे तो वो फूहड़पन या रस्म हो जाता है, फॉर्मेलिटी अदा करना होता है कि हम तीन आदमी मिलकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन असली बातचीत केवल दो लोगों के बीच में ही होता है। अगला सवाल है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? देखिए ऑप्शन एक लिखा है कि खुद से बातचीत करना, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। जो आदमी अपने आप से बात करता है वो क्या है? बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि वह जो है पहले अपने से बात करता है। वह देखता है कि मैं बात कर रहा हूं तो मेरी बात से, मेरे शब्दों से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रहा है। तो इसीलिए अवाक होकर अपने आप से बात करना बातचीत का सबसे अच्छा तरीका है। आगे बढ़ते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोग जो हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में बड़े माहिर होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा है कि यूरोप के लोग क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में बेहतर है। अगले सवाल पे आएंगे, यूरोप के लोगों की बातचीत की कला को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है यूरोप के लोग जो बातचीत करते हैं तो उसकी कला को क्या कहेंगे? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार हमारे भीतर जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह कैसे बाहर निकलता है? मान लीजिए दो व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति जो है किसी बात पर दोनों में अनबन है, दोनों में मनमुटाव है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब संयोगवश दोनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उनके मन में जो भी अवसाद, कचरा, धुआं होता है वह बाहर निकल जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बातचीत के जरिए या बातचीत या स्पीच के द्वारा क्या होता है? उनका मन हल्का हो जाता है और जो भी मवाद या धुआं है वो निकल जाता है। यानी कि बातचीत करने से मन कैसा होता है? हल्का हो जाता है। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, 100 आजाद एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? आप देख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट 100 आजाद और एक सुजान के लेखक। 4 से अधिक लोगों की बातचीत को बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा था? अभी हम लोग पढ़े, असली बातचीत केवल दो लोगों के बीच में ही संभव है, तीसरे व्यक्ति के मौजूदगी मात्र से बातचीत की शैली बदल जाती है, वह बातचीत केवल रस्म रहता है, केवल फॉर्मेलिटी होती है, और जब वहां पर 4 या 5 लोग आ जाएंगे तो वह बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसे राम रमोगल कहा जाता है। हिंदी की पुस्तक जब आप खोल के पढ़ेंगे तो उसमें राम रमोगल लिखा गया है और यहाँ पर क्या लिखा है? रमन चौलिया। तो रमन चौलिया और ऑप्शन में है तो लगा देंगे, नहीं तो सबसे आसान क्या है? राम रमोगल। राम रमोगल क्या होता है? 4 से अधिक लोग जब बात करेंगे तो वो राम रमोगल हो जाता है। अगला सवाल देखिए, यदि मनुष्य को वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति न दी गई होती
तो क्या होता? सीधा सीधी बात है, अगर हमको बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या हम आपके पास आते, आप हमारी बातों को सुनते, गीत संगीत फिल्म कुछ बनता? नहीं बनता। सृष्टि कैसी थी? गूंगी प्रतीत होती। यहाँ पर देख रहे हैं, यह गूंगा संसार गूंगेपन का शिकार होकर बूंद बूंद गूंगे की तरह चुपचाप रहता, सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। यानी कि सीधा सीधी बात क्या है कि यदि मनुष्य को वाक शक्ति नहीं मिलती तो यह संसार कैसा होता? गूंगा प्रतीत होता। हम मैं बोल रहा हूं तभी तो आप सुन रहे हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप कैसे सुनेंगे? तो फिल्म गीत संगीत ये सब बनने का कोई मतलब था? नहीं मतलब था। आज बोली है, वाक शक्ति है, तो ये सारा चीज संभव है। आगे बढ़ेंगे।